तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में और इस श्रृंखला में आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो चलिए बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। जो साथी लाइव आ चुके हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और भाई अगर उनका मन है, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करो मेरे भाई, जिससे लाइव आने वालों की संख्या बढ़े, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ऐसे तो ऐसा लगता है जैसे हम ही कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, हम ही पढ़ाए चले जा रहे हैं। चलिए, तो लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ऑडियो और वीडियो भी आई थिंक क्लियर आ रहा होगा। चलिए भाई जल्दी से बता दें कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर मिल रही हैं। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट बताइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। काफी साथी लाइव आ चुके हैं। भाई त्यागी सोनम, आप कहाँ गायब हो जाती हैं? रुचि है, त्यागी सोनम है, वीना है, दीपिका है, रुचि है और पूनम वर्मा है, अमृता शुक्ला है, दीपिका प्रजापति है। चलिए, इतने लोग लाइव आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास भी साथियों डेली की तरह बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे, फटाफट बताइए हम कहाँ तक पहुंच गए थे। तो आप कहोगे कि मैम हम बात कर रहे थे कृष्ण भक्ति शाखा पर। किस पर? कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट हो गई थी। कृष्ण भक्ति शाखा के ही अंतर्गत क्या आता है साथियों? कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही हमारा अष्टछाप आ जाता है। क्या आता है? अष्टछाप आता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी साथियों? तो किसके द्वारा हुई थी? विट्ठल नाथ जी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? विट्ठल नाथ जी के द्वारा हुई थी। विट्ठल नाथ जी किसके पुत्र हैं? तो हम क्या कहेंगे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। ठीक है साथियों, वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, जबकि विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो पुष्टि मार्ग है इसी को क्या कहा जाता है? शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने पुष्टि मार्ग की जो शिक्षा दी थी वो अपने 4 शिष्यों को दी थी। कितने शिष्यों को दी थी? 4 शिष्यों को दी थी। कोई इन चारों के नाम बता सकता है हमको? कोई इन 4 साथियों के नाम बता सकता है? कोई इन 4 शिष्यों के नाम बता सकता है? जल्दी से बताइए कि कोई हमारा प्यारा साथी क्या इनके 4 शिष्यों का नाम बता सकता है जिसको इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया? पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। जल्दी से बताएं कि पुष्टि मार्ग में किसको किसको दीक्षित किया गया। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है पूनम वर्मा जी का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए, आप ये रियलिटी है कि हमारे जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है। ध्यान देना जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके एज को पूछ सकता है, वो हिंदी की स्टार्टिंग को पूछ सकता है। हिंदी साहित्य को लेकर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, कहने को देखिए, जब एक क्वेश्चन आया था रेखा शर्मा से संबंधित था, उस समय करंट हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन रेखा शर्मा को डाल दिया गया, जिस वजह से पेपर फंसा। ठीक है, यही चीजें आप देख रहे हो कि घुमा के पूछ दिया जाता है पेपर और बाद में सफाई ये दे दी जाएगी कि इससे नहीं संबंधित, इससे संबंधित है। तो चीजें आप पढ़िए, सारी चीजों को पढ़िए, क्योंकि कहीं से भी आपका कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये 1 घंटा आपका बर्बाद नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो साथियों वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे वो कौन थे भैया? वो वही थे कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। इन्हीं को क्या किया गया? पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया, जिसका नाम था कुंभन दास, जिसका नाम था सूरदास, जिसका नाम था परमानंद दास, जिसका नाम था कृष्णदास। समझ में आया? ये साथियों ऐसे 4 शिष्य थे जिसको वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था।
जिसको वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगली पॉइंट पर चलते हैं। यानी आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो साथियों, हमने आपको कृष्णाश्रयी शाखा पढ़ा दी, रामाश्रयी शाखा पढ़ा दी। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं निर्गुण भक्ति धारा। किसकी? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, ध्यान दीजिएगा निर्गुण भक्ति धारा के विषय में। गलत लिख लिया, निर्गुण की बात करें, निर्गुण की बात करें तो यहाँ पर होता है निर का अर्थ होता है नहीं, निर का अर्थ नहीं होता है। गुण का अर्थ क्या होता है? गुण का अर्थ होता है आकार, गुण का अर्थ होता है वेशभूषा, वेशभूषा। गुण का आकार होता है रंग रूप। क्या होता है? रंग रूप। यानी जिन्होंने किसी आकार की पूजा नहीं की, जिन्होंने वेशभूषा की पूजा नहीं की, जिन्होंने रंग रूप की पूजा नहीं की, लेकिन यहाँ पर क्या किया था? भक्ति तो की थी, भक्ति भाव तो किया था। इस आधार पर निर्गुण भक्ति शाखा के कितने भाग हो गए? इस आधार पर साथियों इसके 2 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। जिन्होंने ज्ञान देने का कार्य किया, जिन्होंने ज्ञान देने का कार्य किया साथियों, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। किसके? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और जिन्होंने प्रेम को अपनी रचनाओं का आधार बनाया वो साथियों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। यानी जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान देने का कार्य किया, ज्ञान को आश्रय बनाया, अपनी रचनाओं में ज्ञान को आश्रय दिया, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। जिन्होंने प्रेम को आश्रय दिया अपनी रचनाओं में, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। किसको? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास जी जाने जाते हैं। अगर हम बात करें प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो कौन जाने जाते हैं साथियों? जायसी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जायसी जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सारी चीजें आप कह सकते हैं। अगर आप ये 1 घंटा हमको देंगे, 1 घंटा लेते भी नहीं है, उसके साथियों 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, लेकिन ये क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिट होगी ये आगामी समय ही बताएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो निर्गुण भक्ति शाखा की अगर हम बात करें तो 2 भाग हो गए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान को, जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान को आधार बनाया, अपनी रचनाओं में ज्ञान को आश्रय दिया, ज्ञान को आधार बनाया, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। किसके कवि कहलाए? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान को आश्रय दिया, जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान को आधार बनाया, वो क्या कहलाए? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और अब दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना, जो ज्ञान देता है, ज्ञान देने वाला क्या कहलाता है साथियों? ज्ञान देने वाले सबसे ज्यादा ज्ञान कौन देता है? संत देते हैं। तो ज्ञान देने वाले क्या कहलाए? संत कहलाए। और संतों द्वारा लिखा काव्य क्या कहलाया? संत काव्य कहलाया। जो काव्य संतों ने लिख दिया उसको क्या कहलाया? संत काव्य कहलाया। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो संतों के नाम से जाने गए और संतों के द्वारा लिखा गया काव्य संत काव्य कहलाया। संतों के द्वारा लिखा काव्य संत काव्य कहलाया। अब यहाँ पर संत काव्य की अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि कवि हम ऊपर लिख चुके हैं, कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख कवि। कौन से? प्रमुख कवि। प्रमुख कवि के रूप में कौन आते हैं साथियों? कबीरदास आते हैं। कौन आते हैं? कबीरदास आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह दिया गया कि पिछली बार जो टेट का पेपर, सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें हालांकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना था, लेकिन हम आपको एक प्रूफ दिखाएंगे आगे कल कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है आपसे, और वह प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड है, तो वो काम भी कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कबीरदास जी कैसे थे? अनपढ़ थे। कबीरदास जी कैसे थे? अनपढ़ थे। कबीरदास जी के विषय में फेमस पंक्तियां हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ, चारों युग को महात्मा मुखई जना ही बात। ये किसके लिए कहा गया था?
कबीरदास के लिए कहा गया था ये पंक्तियां। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। मसी मतलब स्याही, और कागज को छुआ नहीं, कलम गई ना हाथ, कलम को कभी हाथों में नहीं लिया। चारों युग को महात्मा, 4 युग का महात्मा मुख देखकर बात बता सकता है। ये जो बात कही गई थी वो किस पर कही गई थी? कबीरदास पर कही गई थी। तो कबीरदास की अगर हम बात करें तो कबीरदास ने क्या लिखा साथियों? बीजक लिखा। क्या लिखा? बीजक लिखा है। और बीजक को ही 3 भागों में बांटा गया, या कह सकते हैं 3 अलग अलग थे। साखी थी, शब्द थी और रामायणी थी। 3 को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया? बीजक बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बीजक बना दिया गया। तो साथियों कबीरदास का जो बीजक है वो साखी, शब्द और रामायणी इनसे मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, तो पहला तो हो गए कबीरदास। दूसरा, अब ज्ञान किसने दिया, किसने ज्यादा ज्ञान बांटा? तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नानक। कौन आते हैं? नानक। नानक की रचनाएं कौन सी हैं? जपुजी, सोहिला, रहिरास, आशा दीवार। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं आप देख रहे हो? नानक की है जपुजी, सोहिला, रहिरास, आशा दीवार। ठीक है, जपुजी, सोहिला, रहिरास और आशा दीवार। अब आगे बात करें तो साथियों दादू ने क्या लिखा है? दादू ने लिखा है हरडे बानी। क्या लिखा है? हरडे बानी लिखा है। यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिए, दादू ने एक धर्म भी चलाया, या दादू ने एक पंथ चलाया था। पंथ मतलब धर्म चलाया था, और उस धर्म का नाम क्या था साथियों? हरडे बानी था। क्या था? हरडे बानी था। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? कबीरदास है, नानक है, दादू है, और कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। कौन है? रामानंद है। रामानंद जी ने क्या लिखा है? वैष्णव मताब्ज भास्कर। क्या लिखा है? वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर किसने लिखा है? तो साथियों आपको याद होना चाहिए, वैष्णव मताब्ज भास्कर रामानंद जी ने लिखा है। वैष्णव मताब्ज भास्कर रामानंद जी ने लिखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोहिला नहीं बच्चा, सोहिला है। ठीक है, जपुजी, सोहिला, रहिरास, आशा दीवार। बहुत बढ़िया, रामानंद है। गुरु के नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न को घुमा के पूछ दे, गुरु के नाम पूछ दे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब एक नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रैदास। क्या कहते हैं? रैदास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो 5वां आपका क्या आता है? रैदास आता है। रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई जी के गुरु। किसके गुरु थे साथियों? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। और रैदास ने क्या लिखा है? रैदास ने लिखा है बानी। क्या लिखी है? बानी लिखी है। रैदास ने क्या लिखा है? बानी लिखी है। कहीं कहीं ये बाणी के नाम से जानी जाती है, बाणी के नाम से। ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और हुए 6वें सुंदरदास। सुंदरदास बहुत होशियार थे। इन्होंने अपने नाम पर ही क्या लिख दिया? सुंदर विलाप। क्या लिखा? सुंदर विलाप। सुंदरदास सुंदर विलाप। तो ये साथियों आपके सामने एक हम कह सकते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा का पूरा हमने डाटा आपके सामने रखा है। आप अगर इसको याद कर ले तो इससे बाहर आपका ज्ञानाश्रयी शाखा से प्रश्न नहीं जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि संत कहलाते हैं। संतों द्वारा लिखा काव्य संत काव्य कहलाता है, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास थे। और कबीरदास ने क्या लिखा है साथियों? कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक लिखा है। साखी, शब्द, रामायणी इसके 3 पार्ट है। ठीक है, इसमें जो रामायणी है उसमें गेय पद है, गाने वाले पद है। ठीक है, और साखी और शब्द में क्या है? साखी और शब्द में दोहों का संकलन है। आगे बात करते हैं नानक जी ने क्या लिखा है। जपू जी देखिए, कबीरदास की पंक्तियां आपको याद होंगी जिनमें ज्ञान देने का कार्य किया गया। क्या कहा था? गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास का एक और दोहा क्या कहा है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ठीक है, यानी जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्ञान देने का कार्य किया है मेरे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अदर पेज ले लेते हैं, जिसमें साथियों हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की। किसकी? प्रेमाश्रयी शाखा की। और प्रेमाश्रयी शाखा को स्टार्ट करने से पहले हम ये भी बता दें, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे अभी तक जो मैम आपने पढ़ाया वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था? वो भी इंपॉर्टेंट था मेरे साथियों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप वीडियो आरओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ऐसा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके लिए प्रेमाश्रयी शाखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत गुड प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं, देखिए सुपरटेट बेस है, सुपरटेट बेस है, लेकिन हम आपको हिंदी ऐसे पढ़ा रहे हैं कि अगर आप दूसरे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो हिंदी आपका एक नंबर भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो प्रेमाश्रयी शाखा की अगर बात करें, प्रेम आश्रय, प्रेम को आश्रय दिया गया। यानी साथियों इस समय के जो कवि थे उनमें मुख्य स्वर क्या था? उनमें मुख्य स्वर था प्रेम का भाव। उनमें मुख्य स्वर क्या था? प्रेम का भाव था। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम को आधार बनाया। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम को आधार बनाया, इसीलिए क्या कहलाए? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और जो ये कवि थे, जो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, उनको क्या कहा गया? इन कवियों को कहा गया सूफी। इन कवियों को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। और सूफी ने जो काव्य लिखा, यानी जो सूफी ने लिखा वो क्या कहलाया? तो वो साथियों सूफी काव्य कहलाया। क्या कहलाया? सूफी काव्य कहलाया। तो अगर पूछा जाए कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि क्या कहलाते हैं, तो आप क्या कहोगे? साथियों वो सूफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। और सूफियों द्वारा जो काव्य लिखा जाता है वह सूफी काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सूफी काव्य कहलाता था। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, प्रमुख कवि। क्या बनेगा? प्रमुख कवि आपसे पूछा जाए, या साथियों आपसे प्रतिनिधि कवि पूछा जाए, या साथियों आपसे मुख्य कवि पूछा जाए, या मुख्य कवि पूछा जाए। ठीक है, तो आप तुरंत क्या लगा दोगे? तो आप टिक्का लगा दोगे। आप क्या टिक्का लगाओगे? जैसी लगाओगे। क्या लगाओगे? जैसी लगाओगे। और अगर मुख्य रचना पूछी जाए, इस समय की मुख्य रचना पूछी जाए, तो मुख्य रचना आप किसको लगाओगे? पद्मावत को लगाओगे। किसको? पद्मावत को लगाओगे। भाई पद्मावत की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत, एक सेकेंड, अगर साथियों यहाँ पर हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत किस शैली में लिखी गई? तो ये आपको याद रखना है, ये मसनवी शैली में लिखी गई। किस शैली में लिखी गई? मसनवी शैली। मसनवी शैली क्या होता है? 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखने की जो प्रवृत्ति है वह आपकी मसनवी शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? मसनवी शैली कहलाती है। जायसी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो साथियों जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का ग्रामीण रूप का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का ग्रामीण रूप प्रयोग किया है, या ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है, या हम कह सकते हैं तद्भव भाषा का प्रयोग किया है। याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जायसी ने अपनी रचनाओं में आधार किस भाषा को बनाया? अवधी भाषा को बनाया। अवधी भाषा के किस रूप को बनाया? शहरी रूप को बनाया, ग्रामीण रूप को बनाया, तो आप क्या कहोगे? ग्रामीण रूप को बनाया। किसको? ग्रामीण रूप को बनाया। जबकि तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग तो किया, उनका रूप क्या था? गोहारी था। उनका रूप गोहारी था, यानी तत्सम भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। जबकि जायसी जी ने कैसा? ग्रामीण रूप का प्रयोग किया है। कैसा प्रयोग किया है साथियों? तो ग्रामीण रूप का प्रयोग किया है।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, एक प्रश्न और बन जाता है, क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कवि, प्रथम सूफी कवि। कमेंट करें जल्दी से, अभी हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि आप प्रथम सूफी कवि और प्रथम सूफी रचना का आंसर क्या देते हो। जल्दी से बताइए, प्रथम सूफी कवि, जल्दी से बताइए। तुलसीदास, अवधी, वेरी गुड। मसनवी शैली, देखिए बाकी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी और बहुत सी चीजें होंगी जो आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था धीरे धीरे साथियों क्या होगा, धीरे धीरे आपको एकदम स्टैंडर्ड रूप मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या पूछा है, प्रथम सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं, प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों प्रथम सूफी कवि पूछे तो प्रथम सूफी कवि में आप क्या लिखोगे, असाइत को माना जाता है। अगर ऑप्शन में असाइत नहीं है तो आप मुल्ला दाऊद को लगाओगे, तो आप मुल्ला दाऊद को लगाओगे, लेकिन अगर असाइत हैं तो ऑप्शन में असाइत ही जाएगा, अगर असाइत है तो ऑप्शन में असाइत ही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में असाइत है तो असाइत जाएगा। असाइत की प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो आप क्या कहोगे, हंसावली, क्या कहोगे, हंसावली, ठीक है। ये सब हमने आपको, जब हमने हिंदी का वन लाइनर आपको पढ़ाया था तो उसमें सारी चीजें ऐड की थी। तो प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है, असाइद को माना जाता है, और असाइद की रचना कौन सी है, हंसावली है, असाइद की रचना हंसावली है। आगे देखिए, अब इसमें कुछ और कवि आ जाते हैं, जैसे कुतुबुन, कुतुबुन कई बार पूछा गया, कुतुबुन की क्या है, कुतुबुन की साथियों रचना है मृगावती, कौन सी है, मृगावती है। फिर है साथियों मधुमालती, कौन सी है, मधुमालती, मंझन की है मधुमालती। किसकी, अगर हम बात करते हैं मंझन, मंझन की कौन सी है, मधुमालती, मधुमालती, ठीक है। अगर हम बात करें शेख निसार, किसकी, शेख निसार, शेख निसार की क्या है, शेख निसार की है साथियों यूसुफ जुलेखा, क्या है, यूसुफ जुलेखा, जुलेखा। नूर मोहम्मद, किसकी, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की कौन सी है, इंद्रावती, कौन सी है, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है, ठीक है। अगर यहाँ पर साथियों बात करें जायसी की, तो जायसी की और भी रचनाएं हैं, जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो जायसी की है पद्मावत, लिखा दिए है ऊपर आपको, ठीक है। दूसरी साथियों इनकी रचना है अखरावट, अखरावट, और तीसरी है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। तीनों ही इनकी रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इनकी रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं, अगर साथियों पूछा जाए उस्मान, उस्मान ने क्या लिखा है, उस्मान चित्रावली, उस्मान चित्रावली। कासिम शाह, हंस जवाहिर, हंस जवाहर, हंस जवाहर। ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों बात करें हंस जवाहिर, तो हंस जवाहिर किसने लिखी है, कई साथियों के सही भी आ रहे हैं, कुछ साथियों के हमारे गलत भी हो रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर साथियों हंस जवाहिर, हंस जवाहिर रचना है, हंस जवाहिर क्या है, रचना है, अरे हटो भाई, अली शाह, अली शाह ने क्या लिखा है, अली शाह ने लिखा है प्रेम चिनगारी, क्या लिखा है, प्रेम चिनगारी। कासिम शाह ने लिखा है हंस जवाहिर, कासिम शाह ने क्या लिखा है, हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जवाहिर की जगह आप जवाहर भी लिख सकते हो, तो हंस जवाहिर, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूफी कवि कौन है, प्रथम सूफी कवि असाइद है, और इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना हंसावली है, इनकी रचना हंसावली है, ठीक है। दूसरा कुतुबुन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मंझन ये इंपॉर्टेंट है, यूसुफ जुलेखा इंपॉर्टेंट है, नूर मोहम्मद इंपॉर्टेंट है,
जायसी इंपॉर्टेंट है, उस्मान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी की सारी रचनाएं, ये सारी की सारी रचनाएं आपकी किस पर आधारित हैं, तो आपको याद होना चाहिए सभी के सभी प्रेम ग्रंथ हैं। ये जो है मृगावती, मधुमालती, यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती, पद्मावत, अखरावत, डाकरी कलाम, चित्रावली, प्रेम चिनगारी, हंस जवाहिर, ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी की सभी प्रेम के से भरी रचनाएं हैं, सभी की सभी प्रेम से भरी रचनाएं हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की बात शुरू की जाए, जल्दी से बताएं। और हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर पूछा जाए इस काल के कवियों का प्रमुख भाषा क्या थी, इस काल के कवियों की प्रमुख भाषा क्या थी, तो इस काल के प्रमुख कवियों की प्रमुख भाषा अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। आप सभी ने वैसे तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पद्मावत मूवी तो देखी होगी ना, पद्मावत मूवी तो देखी होगी। पद्मावत मूवी में रानी पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम का वर्णन है। तो ये सब चीजें साथियों क्या है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रेम आश्रय, अवधि, वेरी गुड। पूनम वर्मा, बहुत बढ़िया। जिया राणा। भाई आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े आते हैं, कुछ लोग हमारे जंप कर करके आते हैं। प्रतिदिन आया करो मेरे भाइयों। चलिए यहाँ पर बात आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बात करते हैं हम अपनी रीतिकाल की, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि रीतिकाल को आगे पढ़ाया जा सके। चलिए बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल, यहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीतिकाल यानी ये जो समय था, इस समय किसकी प्रधानता थी, तो आप कहोगे रीति की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? रीति की प्रधानता थी। यानी अगर बात करें रीति क्या है, तो साथियों रीति है रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, ठीक है। ये सब क्या है? रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, ये सभी साथियों क्या बनाते हैं? ये सभी रीति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? रीति का निर्माण करते हैं। तो ये जो समय था, इस समय सबसे ज्यादा रचनाओं में रसों का प्रयोग हुआ, छंदों का प्रयोग हुआ, अलंकार का प्रयोग हुआ, नायिका भेद का प्रयोग हुआ। इसीलिए इस समय को, एक तो इस कारण इस समय को रीतिकाल कह दिया गया। दूसरी अगर बात करें साथियों, तो इस समय की जो रचनाएं थी उसमें रीति शब्द का, सुकवि रीति का, सुकवित्व रीति का, ठीक है, रीतित्व का, इन शब्दों का बाहुल्य था। इन शब्दों का भी बाहुल्य था रचनाओं में। इसीलिए इस काल को क्या कह दिया गया? इस काल को रीतिकाल कह दिया गया। इस काल को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रीतिकाल का समय क्या था, तो रीतिकाल का समय क्या था? 1650 से 1850 तक, 1650 से 1850 ईस्वी तक का जो समय था वो साथियों क्या था? वह रीतिकाल का था। वह किसका था? रीतिकाल का था। और रीतिकाल को साथियों कितने भागों में डिवाइड किया गया? रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। रीतिकाल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? तो रीतिकाल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ऐसा समय था जिसमें रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद का प्रयोग किया गया। एक तो ऐसा समय था जिसमें रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद का प्रयोग किया गया, तो उसको क्या कह दिया गया? उस समय को कह दिया गया रीतिबद्ध। क्या कह दिया गया? रीतिबद्ध। यानी रीति से बंधी रचनाएं थी, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद का प्रयोग किया गया। इसीलिए इस समय को क्या कह दिया गया? इस समय को साथियों रीतिबद्ध का समय कह दिया गया। इस समय को रीतिबद्ध का समय कह दिया गया। अब इसके बाद एक समय आया, इसके बाद साथियों एक समय ऐसा आया जिसमें रीति क्या हो गई? रीति सिद्ध हो गई। जिसमें रीति सिद्ध हो गई। अब आप कहोगे रीति सिद्ध क्या है? इसका अर्थ है साथियों, इस समय में रीति में सिद्ध हो गई। यानी इस समय की जो रचनाएं थी
उनमें रस, छंद, अलंकार और नय का भेद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। इस समय में रस, छंद, अलंकार और नय का भेद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। इतना ज्यादा प्रयोग किया गया कि ऐसा मान लिया गया कि वह रचनाएं रीति में सिद्ध हो गई। रीति में सिद्ध हो गई। सिद्ध किसे कहते हैं कि जब कोई अपने आप को सिद्ध कर ले, अपने आप में ज्यादा प्रयोग कर ले तो वो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों ये काल जो था हमारा रीति सिद्ध हो गया, यानी रीति का बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ था। रस, छंद, अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था, इसीलिए इस काल को रीति सिद्ध काल कहा जाता है। फिर साथियों हमारा तीसरा काल ऐसा था जिसमें रीति का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो वह काल हमारा क्या हो गया? रीति मुक्त हो गया। क्या हो गया? रीति मुक्त हो गया। यानी एक तो ऐसा समय था जिसमें रीति से बंधकर रचनाएं हुई, रीति का प्रयोग किया गया, कम ज्यादा नहीं, हाँ प्रयोग किया गया, तो वह क्या कहलाया गया? रीतिबद्ध कहलाया गया। एक तो ऐसा समय आया जिसमें रीति का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, तो वह समय हमारा रीति सिद्ध हो गया। ठीक है। और तीसरा साथियों हमारा ऐसा समय आया जिसमें रीति का प्रयोग ही नहीं किया गया, जिसमें रीति यानी रस, छंद, अलंकार का इस समय प्रयोग ही नहीं हुआ, तो उसको क्या कह दिया गया? उसको रीति मुक्त काल कह दिया गया। उसको रीति मुक्त काल कह दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रीतिबद्ध काल के प्रतिनिधि कवि, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि साथियों केशव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? केशवदास माने जाते हैं। केशवदास माने जाते हैं। केशवदास को क्या कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। केशवदास की रचनाएं हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। ये साथियों तीनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों रचनाएं हमारे केशवदास की हैं। किसकी हैं? केशवदास जी की हैं। ठीक है। जो लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ वहां प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे ही इसका एंड होगा। ठीक है। वैसे ही आपको क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और ये सीट भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे देखिए, अगर रीति सिद्ध कवि की बात करें तो यहाँ पर साथियों प्रतिनिधि कवि के रूप में कौन आते हैं? आते हैं बिहारी। कौन आते हैं? बिहारी आते हैं। बिहारी को किस रस का कवि माना जाता है? श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। बिहारी को किस रस का कवि माना जाता है? तो यहाँ पर आप याद रखना, इनको श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। इनको श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। बिहारी की बात करें तो साथियों बिहारी को कहा गया है गागर में सागर भरने वाले कवि। गागर में सागर भरने वाले कवि। यानी यहाँ पर इनकी बात करें तो इनके पास ऐसी महारत हासिल थी, इनको हासिल थी कि ये बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे छोटे शब्दों में कह देते थे, बड़ी बड़ी बातों के बहुत छोटे छोटे वाक्यों में कह देते थे, इसीलिए कहा गया गागर में सागर भरने वाले कवि। ठीक है। गागर में सागर भरने वाले कवि। ठीक है। इन्हीं के लिए कहा गया है सतसैया के दोहे ज्यो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। किसके लिए कहा गया है? तो साथियों बिहारी के लिए कहा गया है। इनकी एकमात्र रचना थी जिसके लिए ये साहित्य जगत में अमर हो गए। वो इनकी रचना कौन थी? वो इनकी रचना थी बिहारी सतसई। वो इनकी रचना कौन सी थी? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में क्या है? तो बिहारी सतसई में दोहे हैं। बिहारी सतसई में क्या है? दोहे लिखे गए हैं। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर कभी कभी एक नाम आता है आपको पढ़ने में, भूषण। ठीक है। किसका नाम आता है? भूषण का नाम आता है। यहाँ पर नाम किसका आता है? भूषण का नाम आता है। तो भूषण ने क्या लिखा है? भूषण ने पहला लिखा है छत्रसाल दशक। क्या लिखा है? छत्रसाल दशक। अगला साथियों लिखा है शिवराज भूषण। ठीक है। फिर तीसरा लिखा है शिवा बावनी। ये इन्होंने रचनाएं किस पर लिखी थी? शिवाजी पर लिखी थी। किस पर लिखी थी? शिवाजी पे लिखी थी। ठीक है।
शिवाजी पे लिखी थी। चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं, रीति मुक्त। तो जिन्होंने साथियों जिन्होंने अपनी रचनाओं में रीति का प्रयोग ही नहीं किया, रचनाओं में रीति का प्रयोग ही नहीं किया, रचनाओं में रीति का प्रयोग ही नहीं किया, वो क्या कहलाए? रीति मुक्त कहलाए। इसके प्रमुख कवि की बात करें, इसकी अगर प्रमुख कवि की बात करें तो प्रमुख कवि इसके कौन माने जाते हैं? घनानंद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? घनानंद माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। बिहारी को क्या कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाला कवि। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर साथियों इसके प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? घनानंद माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए घनानंद ने क्या लिखा है? घनानंद ने लिखा है सुजान सागर। क्या लिखा है? सुजान सागर लिखा है। ठीक है, इनमें साथियों और है आलम, आलम है, बोधा है और ठाकुर है। क्या है? ठाकुर है। ध्यान दीजिएगा, आलम ने लिखा है आलम केली। क्या लिखा है? आलम केली लिखा है। बोधा ने लिखा है इश्क नामा, इश्क नामा, इश्क नामा, और लिखा है विरहा वारिस, विरहा वारिस। और साथियों ठाकुर ने लिखा है ठाकुर ठसक। क्या लिखा है? ठाकुर ठसक। ठीक है, अब यहाँ पर और भी देखिए साथियों, घनानंद की अगर हम बात करें तो घनानंद को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। घनानंद को क्या कहते हैं? घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि। किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। यहाँ पर रीति मुक्त के जो भी काव्य थे, रीति मुक्त धारा से जो भी कवि थे, उन्होंने किस पर रचनाएं लिखी? तो साथियों ने इन्होंने विरह प्रधानता, विरह को प्रधानता दी। इन्होंने किसको दी? विरह को प्रधानता दी, यानी इन्होंने वियोग पर आधारित रचनाएं लिखी। कैसी लिखी? विरह पर आधारित रचनाएं लिखी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है फटाफट पूछिए। घनानंद, चलिए बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। घनानंद सुजान सागर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा जो रीति काल का समय था उसको साथियों 1650 से 1850 कहा गया। उसमें उसका अगर हम बात करें, उसमें रीति का समय था, रस छंद अलंकार नायिका भेद का समय था। वो हमारा रीति सु कवित रीति रीति रीतित्व शब्दों का भी प्रयोग किया गया, इसलिए इसको रीति काल कहा गया। रीति के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो जिन्होंने रीति से बंधकर अपनी रचनाएं की, रीतिबद्ध कवि कहलाए। जो जिन्होंने रीति का बहुत ज्यादा प्रयोग कर दिया वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। जिन्होंने अपनी रचनाओं में रीति का प्रयोग ही नहीं किया वो रीति मुक्त कहलाए, रीति से फ्री कहलाए। उनमें मुख्य रूप से नाम घनानंद का आता है, इन्होंने सुजान सागर लिखा है। आलम का आलम केली, बोधा का इश्कनामा और विरह वारिस, ठाकुर का ठाकुर ठसक, और घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि। यानी अगर हम बात करें तो साथियों इसमें जो भी आपके विरह कह सकते हैं, रीति मुक्त के जो भी कवि थे, रीति मुक्त के जो भी कवि थे, इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी? तो विरह प्रधान रचनाएं लिखी, विरह प्रधान रचनाएं इन्होंने लिखी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कुछ चीज छूटी है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे रीतिकाल को कुछ नाम मिले हैं, हमारे रीतिकाल को कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे इसी काल को कहा गया है श्रृंगार काल। इस काल को क्या कहा गया है? श्रृंगार काल कहा गया है, श्रृंगार काल कहा गया है। इसी काल को अगर हम बात करें साथियों तो श्रृंगार काल और श्रृंगार युग, ध्यान दीजिएगा, अलंकार काल कहा गया है और अलंकृत युग कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर बात आती है श्रृंगार काल की, श्रृंगार क्या है? रस है ना, श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने इसको क्या कहा? रीति काल को ही क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। और रीति काल को ही क्या कहा गया है? इसको साथियों कहा गया है उत्तर मध्यकाल। याद आया कुछ? उत्तर मध्यकाल। स्त्रियों की प्रधानता थी इस एज में, स्त्रियों की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी इस एज में। तो आगे देखते हैं, इसको साथियों कहा गया है श्रृंगार काल। पहला क्या कहा गया है? श्रृंगार काल कहा गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसको साथियों कला काल कहा गया है। क्या कहा गया है?
कला काल कहा गया है? कला काल कहा गया है? कला काल, कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने। किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने। ठीक है, फिर इसको साथियों कहा गया है अलंकार काल। क्या कहा गया है? अलंकार काल। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। साथियों इसको कहा गया है अलंकृत काल। क्या कहा गया है? अलंकृत काल। किसने कहा है? चतुरसेन शास्त्री ने। किसने कहा है? चतुरसेन शास्त्री ने। बहुत बढ़िया, चतुरसेन शास्त्री ने। ठीक है, यहां तक अगर आपको बातें क्लियर आ रही हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। उत्तर मध्य, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिश्र बंधु, अरे यहाँ पे थोड़ा मिश्र बंधु देखिए, इसको सही कर लिए। आचार्य विश्वनाथ श्रृंगार काल, रमाशंकर, रमाशंकर की अगर हम बात करें, रमाशंकर, शंकर गलत लिखा है, रमाशंकर की अगर हम बात करें तो रमाशंकर शुक्ल ने कहा कला काल। ठीक है, मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल, उल्टा लिख दिया। अलंकार काल की बात करें तो अलंकार काल किसने कहा? अलंकार काल कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। चतुरसेन शास्त्री ने। ठीक है, इसको याद कर लेना, कंफ्यूजन बहुत रहता है। अलंकृत काल का, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। ठीक है, तो ये सभी चीजें साथियों क्या है, ये सभी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, कल जो बात होगी साथियों वो हमारी बात होगी, मध्यकाल आपका खत्म हो गया है, आधुनिक काल पे चर्चा होगी, वहीं से जन्म हो जाएगा हमारा भारतेंदु काल का। तो कल हम बात करेंगे आधुनिक काल पर। तो आज के लिए आज के लिए दीजिए हमको इजाजत, अब हमको जाना होगा। और ठीक, हाँ ये याद रखना, ये याद रखना साथियों, ठीक 12 बजे आपकी, ठीक 12 बजे आपकी जीएस जीके की ऑब्जेक्टिव क्लास होती है। जीएस जीके की ऑब्जेक्टिव क्लास होती है। ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी भी बहुत ज्यादा कवर कराई जा रही है। और ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे आपके लिए रीजनिंग की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है? रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक 11 बजे आपकी टॉपिक वाइज हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सभी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो इनका भरपूर लुत्फ उठाइए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए, बताइए लोगों को कि हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर वो हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आकर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर, फिर एक नई क्लास के साथ जो आधुनिक काल से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सहृदय धन्यवाद।